हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जब से नोटिफिकेशन आया है आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि पीसीएस प्री के लिए कुछ बताइए और स्ट्रेटजी बताइए, टारगेट्स दीजिए। तो उसी पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो कुछ लोग नए भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे दूंगी सिलेबस का और बुक लिस्ट का। वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी आपको ये चीज़ें मैं बता दूंगी और साथ में ही उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टारगेट के लिए क्या करना है। और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि कई एग्ज़ाम इन्हीं 2 महीनों में पढ़ रहे हैं, फ़ेब और मार्च में, तो कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करें। जैसे कि एक तो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, दूसरा यूपीपी का भी बड़ी वैकेंसी एक आई हुई है और इसके साथ ही अब यूपीपीसीएस 2024 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो कई लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें और किसको ज़्यादा टाइम दें। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है और कैसे क्या इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का और इसके लिए हम क्या बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यूपीपीसीएस 2024 में होने वाला है, इसका जो प्रीलिम्स का पैटर्न होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले जीएस पेपर 1 होता है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 होता है जीएस का। इसको सीसैट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे और ये 200 नंबर का होता है और इसमें भी इसी तरह से 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 नंबर का होता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 33% आपको लाने होते हैं और इसमें जो कट ऑफ है वो आप इतना मान के चलिए कि आपको 92 से 95 के बीच में क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, ठीक है। तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, इतना कट ऑफ जाता है। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब फ्रेंड्स, इसके सिलेबस के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस है और जैसे मैंने अभी आपको बताया 200 नंबर का होता है और 2 घंटे में आपको करने होते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको हिस्ट्री देखनी है, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री में। सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इसका नेचर और कैरेक्टर देखना है, ठीक है। और इसकी ग्रोथ देखनी है। तो ये मतलब मान के चलिए कि आपको मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है और मॉडर्न में आपको नेशनल मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद जो सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में है। फिर पॉलिटी पूछी जाती है और इसी तरह से इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ठीक है, डेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इश्यूज़ के बारे में और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जनरल से क्वेश्चन आते हैं साइंस के और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। और फिर जो सिलेबस में नोट करके एक पॉइंट है कि यूपी का सब कुछ आपको मतलब देखना है कि इसकी क्या इकॉनमी है, क्या पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट है और ज्योग्राफी यूपी की, ये सारी चीज़ें यूपी के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ने हैं। तो ये था सिलेबस। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, सीसैट जिसको कहते हैं, और ये भी देख लीजिए 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है और 33% क्वेश्चन इसमें आपको सही करने होंगे। इसके सिलेबस के जो पॉइंट है आप देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन है और इंटरपर्सनल स्किल है और रीजनिंग पूछी जाती है, डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर और जनरल मेंटल एबिलिटी पर क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स पूछी जाती है अप टू क्लास 10th लेवल की और इंग्लिश और हिंदी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सीसैट के क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। रीजनिंग से 15 to 17 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
और जो डिसीज़न मेकिंग है इससे 5 तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैथ से 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं और इंटरपर्सनल स्किल से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह से मेंटल एबिलिटी से आपके 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी से 20 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें से आपको क्वेश्चन करने होते हैं और साथ में ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कौन सा चीज़ स्ट्रांग है, कि रीजनिंग स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, तो आप इन दोनों को करके नंबर ला सकते हैं और CSET क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो आप मान लीजिए कि हिंदी को और इंग्लिश को करके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं 33% और इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए बस आप PYQ देख लीजिए, यूथ का आप ले सकते हैं इसके लिए बुक और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन देखना पड़ता है, इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है PCS के एग्ज़ाम में, अगर आपको PCS प्री क्वालिफाई करना है तो। क्योंकि अगर यहाँ रिस्क लेकर के चलेंगे आप, GS चाहे जितना पढ़ लें आपका क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर GS पेपर 1 जो होता है इसकी मैं बुक लिस्ट आपको बता दूँ। इसमें अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया ही है और यहाँ पर बुक लिस्ट मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन होते हैं, इतने टाइम में करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में। और अब बात करते हैं बुक्स की कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। तो करंट अफेयर की बात करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आप अगस्त से जनवरी तक एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए आप घटना सार भी ले सकते हैं और घटना चक्र आई वाली आती है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मंथली क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको एक बार ले लीजिएगा ताकि आपका रिविज़न भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं छूटेगा। ठीक है, और पॉलिटी देखिए, पॉलिटी के लिए अगर PCS की बात करें तो लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और क्योंकि मेंस भी देना होता है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आप घटना चक्र पढ़ करके भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। तो अगर आप प्री की बात करें तो आप घटना चक्र, अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो आप इसको कर लीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन को पॉलिटी की। और लक्ष्मीकांत अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा और आपका ये तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, PCS के लिए अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो दृष्टि क्विक बुक बहुत अच्छी है। इसके लिए आप एक बार पढ़ लेंगे, आपकी एक समझ बन जाएगी इन्वायरमेंट को लेकर के कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और मतलब टॉपिक पर एक समझ बन जाएगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और इसके साथ आप घटना चक्र पूर्वावलोकन, अगर आपके पास, फिर मैं यही कह रही हूँ कि टाइम नहीं है तो हमारे पास एक मजबूरी हो जाती है कि हम घटना चक्र करके ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र में भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा कि अगर आपने बुक पहले से पढ़ी हुई है तो घटना चक्र के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। फिर आपको यहाँ पर जब आप क्वेश्चन लगाएं तो एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से देखें कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो आपको याद रहेगा। फिर साइंस टेक की बात करें तो घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, इसके लिए भी है। और यहाँ भी आपको बायोलॉजी की करनी है और इसके साथ करंट से अपडेट करना है साइंस टेक को। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो दृष्टि की जो क्विक बुक आती है आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप घटना चक्र से कर लीजिएगा, लेकिन इसको एक बार कर लीजिएगा ताकि आपको ये हो जाएगा कि सिलेबस पर आपकी पकड़ हो गई है। और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो बस आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की इस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि इनसे क्वेश्चन सही हो जाए। हर बार कुछ नया ही क्वेश्चन आ जाता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें अगर तो स्पेक्ट्रम इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फिर मैं यही कहूँगी कि मेंस होता है तो मेंस में स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ रखी है तो आंसर राइटिंग अच्छी तरह से हो पाती है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन करना पड़ेगा। और अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो तैयार हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और ज्योग्राफी की बात करें तो 6 to 12 NCERT इसके लिए इम्पॉर्टेंट है और घटना चक्र इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर रखी है तो आप सिर्फ घटना चक्र लगाइएगा, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे एग्ज़ाम में भी। और इकोनॉमिक्स के लिए अगर बात करें तो दृष्टि क्विक बुक
से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप वो कर लीजिएगा, और या फिर अगर आप इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। आप टाइम क्योंकि नहीं है तो आप बस बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट इश्यूज़ हैं वो उनके आप फैक्चुअल डेटास को नोट डाउन कर लीजिएगा, बस वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और बाकी PYQs देख लीजिएगा। बाकी डेमोग्राफी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि एक कथन कारण टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी समझ देखी जाती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि NCERT से एक डेमोग्राफी वाला चैप्टर है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर इसको नहीं करते हैं तो आप एक कोई वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है सेंसस पर, आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए आप वाणी से कर सकते हैं। अगर आपने राकेश सारास्वत पढ़ रखी है तो आप उसी से कर लीजिएगा, बाकी वाणी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो एटलीस्ट पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, अगर उनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो सही हो जाए, ठीक है, आप कर पाएँ, इसलिए इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम को लेकर के जो मैंने अभी बताई हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। तो आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं। तो आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि टारगेट मैं पर डे दूँ इस PCS प्री के लिए, ठीक है, जैसे मैंने RO के लिए 100 डेज़ का चैलेंज किया था और अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है पर डे के अकॉर्डिंग, अगर आप वैसे ही चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, देखूंगी मैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फ्रेंड्स मैं एक अलग ग्रुप बना दूंगी, ठीक है, और फिर उसके थ्रू मैं आपको टारगेट दे दिया करूंगी। और अब बात करते हैं कि किस एग्ज़ाम पर फोकस करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम इनिशियल पेपर देना स्टार्ट करते हैं तो होता ये है कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और हम हर चीज़ को करना चाहते हैं कि हर पेपर में हम बैठ जाए और सबको क्वालिफाई कर लें। तो ऐसा नहीं होता है। हर पेपर की, हर वैकेंसी की डिमांड अलग होती है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से पढ़ना होता है। और आपके पेपर जब एक ही टाइम में कई हो तो सबको उतना ही टाइम दे करके सबको उतनी एफिशिएंसी से पढ़ पाना, तैयार कर पाना एक चैलेंज होता है। तो सारी चीज़ें तो नहीं की जा सकती है। इसमें ये हो सकता है कि आप अपनी एबिलिटी और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चूज़ करें कि आपको कौन सा पेपर देना है। तो मैं बात करती हूँ इन तीनों एग्ज़ाम की फ्रेंड, तो जो भी एलिजिबल होंगे देंगे तो सारे एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट कोई काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो देना सबको सारे एग्ज़ाम है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इन तीनों एग्ज़ाम की बात करूँ तो देंगे सब लोग जो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, लेकिन ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि PCS में वैकेंसी कम होती, इस बार भी 220 आई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ RO ARO में भी यही हाल है, 500-600 कुछ ऐसे वैकेंसी है। तो अब आप अपना देखिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। जैसे UPP की बात करें तो 60,000 कुछ उसमें वैकेंसी है। तो अगर आपके पास टाइम है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप UP PCS ईज़िली दे सकते हैं, आपको अभी कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो आप अपना उस पर फोकस करिए। जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं वैसे दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करके। लेकिन अगर आपके पास कुछ टाइम बाउंडेशन है या फिर फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं है तो आप UPP दे सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। अगर आप फिट है और आपके सारी चीज़ें हैं, एलिजिबल है मतलब आप उस एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको दे सकते हैं। आप एक जॉब सिक्योर कर लीजिए, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि UP PCS हो या फिर ये सारे एग्ज़ाम जो है इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप उस तरह से अपना सोच करके डिसीज़न ले सकते हैं और एक एग्ज़ाम पर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके उसको क्रैक कर सकते हैं। सारे एग्ज़ाम पर अगर आप उतना ही फोकस करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, सिलेबस अलग अलग है सबका। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग RO ARO की प्रिपरेशन पहले से करते आ रहे हैं और उन्होंने UP PCS की प्रिपरेशन इससे पहले नहीं की है, तो आप जितना अभी RO ARO के लिए आप पढ़ चुके हैं आप उसी पर और ज़्यादा मतलब पढ़ाई करके अपना RO ARO का क्रैक करने का सोचिए, क्योंकि UP PCS के लिए जो ये अब टाइम है ये बहुत कम है, ठीक है। आप चाहे कि आप शुरुआत से उसके लिए बिल्कुल वैसे ही पढ़ लेंगे जैसे कि आप अगर 1 साल पहले स्टार्ट करते पढ़ाई, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। इतने टाइम में रिवीज़न अच्छे से हो सकता है, आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं कि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है UP PCS के लिए और अब आप शुरुआत करना चाहते हैं,
तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रीलिम्स में अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन आप जैसे आर के लिए पढ़ते चले आ रहे हैं तो उस हिसाब से अपना उस पैटर्न पर अपनी पढ़ाई करिए। जैसे कि आर के लिए हिंदी इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा सा अलग है। और ये हो सकता है कि आपने जैसे आर के लिए जीएस पढ़ा है तो वो आपका पीसीएस में भी काम आएगा, नो डाउट, लेकिन पेपर की डिमांड अलग है, ठीक है। आप प्री क्वालिफाई भी कर लेंगे, मेंस है, ठीक है, पीसीएस में मेंस भी देना है, उसके लिए और ज़्यादा मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लें, क्योंकि मेंस की अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। और आर का क्या है कि इसमें मेंस थोड़ा सा इजी है, तो आप इन दोनों में इस तरह से डिसीज़न ले सकते हैं कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है। और रही बात यूपीपी की, तो उसके लिए भी आपको अगर करना है तो आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए कि आप करना चाह रहे हैं, आप कोई एक जॉब सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आप अपना उसको कर सकते हैं। 30-35 हज़ार उसकी भी सैलरी है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जब सेम टाइम पर इतने बड़े एग्ज़ाम्स हों तो थोड़ा सा डिसीज़न लेने में मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो सकता है अगर आपने सही डिसीज़न नहीं लिया तो। मैं अपना अगर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको तो यही हुआ था मेरे साथ भी। 2022 का जब मेरा क्वालिफाई हुआ था तो मैंने ये किया था कि लेखपाल का एग्ज़ाम उस टाइम होने वाला था, तो ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था। मुझे पता था अब इसमें कुछ नहीं होना है, सिर्फ ये मेंस एग्ज़ाम है लेखपाल का, उसको अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पर वो डिसीज़न लिया था, मेंस को रोक करके अपना इसकी तैयारी की थी। तो वो डिसीज़न मेरा वहाँ पर सही हुआ, तो चलिए एक जॉब सिक्योर हो गई। लेकिन मैं ये सबसे नहीं कह रही हूँ, जिसकी सिचुएशन इस तरह की है वो अपना इस तरह से डिसीज़न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जो ये 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके ऊपर जो मैंने बताया है फैक्ट के थ्रू कि आप किस तरह से डिसीज़न ले सकते हैं, वो डिसीज़न आपका अपना होगा कि आप किस पेपर पर फोकस करना चाहते हैं। मुझसे जो पूछा था आप लोगों ने, मैंने उस पर थोड़ा बताने की कोशिश की है अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, ठीक है। वो आपका डिसीज़न होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई और आपके डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।